उसके बाद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, हमारे यहाँ पर कुछ नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो मैंने बताया था कि वो कौन से सिद्धांत होते हैं कि ये राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कुछ काम करने के लिए, कि आपकी जैसी योग्यता हो उस अनुसार आपने जो है जनता के लिए काम करने हैं। ये कौन से भाग में हैं? ये हैं भाग 4 में। मौलिक अधिकार कौन से भाग में थे? 3 में। इनसे जस्ट आगे वाला कौन सा है? भाग 4 है। और अनुच्छेद कौन से हैं? 36 से 51 तक मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, और 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से और अनुच्छेद 51 तक जो है कौन से अधिकार है? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। अब ये निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके बारे में सुनो। पहला है कि राज्य लोक कल्याण को, राज्य क्या काम करेगा? लोक कल्याण को, जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा? समाज की व्यवस्था ऐसी बनाएगा, अर्थात राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समाज की ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। अर्थात सभी नागरिकों को समाज ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी नागरिकों को समाज में आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय दिलाने का काम ये प्रयास करेगा। कौन? राज्य। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये राज्य का काम होगा। उसके बाद समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, अर्थात राज्य क्या काम करेगा? सभी व्यक्तियों को न्याय है वो बराबर मिले, और जो कानूनी सहायता है, विधि की सहायता वो निःशुल्क मिले। राज्य यह भी प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को निःशुल्क विधि की सहायता और समान न्याय मिले। इसके लिए और समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यदि वो दोनों काम करते हैं समान, यदि वो दोनों समान काम करते हैं तो उनको वेतन भी कैसा मिलना चाहिए? वेतन भी दोनों को समान मिलना चाहिए। यह प्रावधान भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 39। ये नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जिनको लागू करने के लिए लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये राज्य की योग्यता के ऊपर निर्भर करते हैं, राज्य की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन जैसे ही राज्य की योग्यता होगी तो राज्य को ये सारे प्रावधान करने होंगे। उसके बाद जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं जिनका चुनाव 5-5 साल में होता है, इनके गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। जब हमारा संविधान 1950 में हुआ उसी समय ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिख दिया गया था कि जो ग्राम पंचायतों का गठन करने का दायित्व सरकार का और देश का है। लेकिन शुरू में जो हमने पंचायती राज प्रणाली शुरू की वो 1959 में राजस्थान से शुरू की, और धीरे धीरे उस समय ये संविधान में इसका प्रावधान जो है वो मूल नहीं था, ये केवल राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर था। लेकिन सन 1992 में जो है हमने इसको संविधान में शामिल किया। उसके बाद से यह लगातार जो है कार्य में जो है प्रशासन में लागू है। उससे पहले जो पंचायती राज प्रणाली है, जो ग्राम पंचायतों का गठन है, वो राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर था। राज्य अपनी मर्जी से जो है उसका गठन कर सकते थे और चाहे तो नहीं भी कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में जो 73वां और 74वां संशोधन है उसमें जो ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब सभी राज्यों के लिए ये लागू करना अनिवार्य है। उसके बाद है विशेष दिशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का, विशेष दिशा में काम करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार आपको शिक्षा पाने का अधिकार, और लोक सहायता जो सरकार हमें देती है, जैसे
भाई जो बच्चे हैं उनको भी फंड के द्वारा शिक्षा के समय सहायता दी जाती है। जो हमारे वृद्ध होते हैं उनको भी वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती है, पेंशन का प्रावधान किया गया है। और जो बच्चे हैं उनको भी सहायता दी जाती है, या जो अपंग हो जाता है किसी भी वजह से उसको सहायता दी जाती है। अर्थात विशेष परिस्थितियों में एक तो आपको काम प्राप्त करने का अधिकार है, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ये लोक सहायता प्राप्त करने का आपको अधिकार है। अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक सिद्धांतों में महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। जो हमारी महिलाएं होती हैं वो प्रसूति सहायता का मतलब कि जब वो गर्भवती होती हैं उस समय एक तो उनको उचित आहार की आवश्यकता होती है, सामान्य से ज़्यादा उनको आहार उपलब्ध कराना। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए उसके लिए विशेष रूप से उनके लिए जो है अवकाश प्रदान करना। ये सारी चीज़ें जो है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हैं, अनुच्छेद 42 में दी गई हैं। तो महिलाओं को 6 महीने का, जो कामकाजी महिलाएं होती है उनको 6 महीने का जो अवकाश प्राप्त होता है वो इसी आधार पर प्रदान किया जाता है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और कामगारों के लिए उचित मजदूरी। अर्थात जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? बिल्कुल जो छोटे, जो बिल्कुल घरेलू स्तर पर काम करते हैं, जो घरों में लगते हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनको सरकार का दायित्व है कि उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। और जो कामगार कौन होते हैं? जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूर होते हैं, जो कामगार होते हैं, उनके लिए उचित मजदूरी अर्थात जो एक निम्न जो है स्तर होता है मजदूरी का, तो उसके लिए उचित मजदूरी का प्रावधान करना। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 या 43 में ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसका मतलब क्या है कि एक समान सिविल संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों को जो हमारी जो कानून है वो सब पर एक जैसा होना चाहिए। हमारी संहिता है वो सभी नागरिकों के लिए, जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, सभी नागरिकों के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए एक जैसे होने चाहिए। उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग। अनुसूचित जाति, देखो इसमें जाति का शब्द का प्रयोग किया है। अनुसूचित जाति जिसको हम सामान्य रूप से SC बोलते हैं, जनजाति ST बोलते हैं, और दुर्बल वर्ग जिनको हम सामान्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग या वर्तमान में जिनको OBC भी बोलते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना और सहायता देना। उनके लिए सरकार का दायित्व बनता है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और दुर्बल या कमज़ोर जो अन्य कमज़ोर वर्ग है उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना, शिक्षा उपलब्ध करवाना और उनको सहायता देना। ये अनुच्छेद 46 में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद है देश के नागरिकों के पोषण स्तर को, अर्थात हमारा जो पोषण स्तर है, जो खाने का स्तर है, उसको और हमारे जीवन को ऊंचा उठाना। ऊंचा उठाने का मतलब क्या है कि सरकार ऐसे प्रयास करे कि सभी नागरिकों को जो पोषण है वो उचित मिले, सबको भरपेट भोजन मिले, और हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, उसके लिए प्रावधान करना है। वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है देश में कृषि और पशुपालन का विकास करना। ये भी सरकार का दायित्व है या कर्तव्य होगा कि वो देश में कृषि का, किसका? देश में कृषि का और पशुपालन का विकास करे, ये उसका उद्देश्य। क्योंकि कृषि और पशुपालन, जो भारत जो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण है, आज़ादी के समय वो और भी ज़्यादा ग्रामीण थी, उस समय ये जरूरी था कि देश में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिले,
तो इसका वर्णन भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्मारकों। हमारे देश के जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक कौन से होते हैं? जो हमारी धरोहर होती हैं, जो आज़ादी की धरोहर होती हैं, उनका, राष्ट्रीय स्मारकों का, और हमारी जो राष्ट्रीय वस्तुएं हैं, जो देश की वस्तुएं हैं, राष्ट्रीय संपत्ति जिनको बोलते हैं, उनका संरक्षण करना भी हमारा राज्य का कर्तव्य है। और वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का और हमारी जो संपत्ति है उसका संरक्षण करना इसमें प्रावधान किया गया है। और आखिरी है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब क्या है कि पहले जो शासन होता था, पहले जो शासन प्रणाली होती थी, उसमें राजा होता था, और राजा का क्या काम था कि वही जो है वो कानून बनाने वाला होता था, और वही कानून को लागू करने वाला होता था, और वही राजा न्याय करने वाला होता था। तो यदि एक राजा ने, यदि किसी राजा ने कोई कानून बना दिया तो वो अपने कानून को गलत कभी नहीं मानेगा। तो उसी को तो वो कानून बनाना है, उसी को लागू करना है, और उसी ने न्याय करना है। तो इससे जो है सही प्रशासन नहीं चल पाता। तो हमारे जो संविधान है उसमें यह प्रावधान किया गया कि हमारी जो कार्यपालिका है, जो कानूनों को लागू करती है, कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका का क्या काम है? मतलब न्याय करना, ये देखना कि ये जो कानून हैं, ये जो लागू हुए हैं, ये गलत तो नहीं हुए हैं। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका ये अलग अलग होनी चाहिए। यदि ये शक्तियाँ एक जगह होगी, अगर इनका पृथक्करण नहीं हुआ कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तो सही जो प्रशासन होता है, सही मायने में जो प्रशासन होता है वो कभी नहीं चल सकता। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है। और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है, और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।